अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा। और अब्दुल्ला भी होते हैं वैसे तो शो का हिस्सा, लेकिन इस वक्त मैं देख रही हूँ कि कुर्सी खाली है और अभी तक पहुँचे नहीं है, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम। लेकिन बाय द टाइम वो आएंगे एक बात कर लूँ, आपको पता है कि वीकेंड पे ईद थी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लोगों ने ईद मनाई। इस तरह कि जिन SOPs का हम जिक्र कर रहे थे और जितना हम ताकीद कर रहे थे कि प्लीज़ ज़रा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ख्याल रखा जाए, तो ऐसा तासुर है कि लोगों ने बड़ी रिस्पॉन्सिबली ये ईद जो है वो मनाई है। और इस बार ज़्यादा रुझान था ऑनलाइन कुर्बानी का। सो देयर वर मैनी एवेन्यूज़ जो कि ऑफ़र कर रहे थे ऑनलाइन कुर्बानी की सर्विसेज, बट हाउएवर हुआ ये कि बहुत सी ऐसी जगह जो थी वो पहली बार ये काम कर रही थी। सो देयर वाज अ बिट ऑफ ए केओस। बहुत से लोगों का कुर्बानी की जो उन्होंने कुर्बानी की थी वो पहले दिन नहीं पहुंच सकी, ऑल्दो दे हैड आस्क्ड फॉर फर्स्ट डे कुर्बानी। टाइमिंग्स वो नहीं थे। अक्सर औकात लोगों को जो गोश्त मिला, जो कुर्बानी का गोश्त आया, वो उस मयार का नहीं था जब आप खुद करते हैं। हाउएवर कुछ के बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे, जैसे कि मेरा बिल्कुल राइट ऑन टाइम और बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त था। अब्दुल्ला का एक्चुअली एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, जब वो आएगा तो उससे पूछेंगे। बट ऑल इन ऑल एट लीस्ट व्हाट आई लाइक वाज कि ऑनलाइन कुर्बानी विच इज़ द नीड ऑफ द आवर एज वेल, बिकॉज आपको पता है कि कोरोना की वजह से बहुत ही डिस्करेज किया जा रहा है लोगों को मिलने, एक दूसरे से मिलने का। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि पीपल एक्चुअली टुक इट अप वेरी रिस्पॉन्सिबली और उन्होंने ऑनलाइन कुर्बानी की है। उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं और बहुत सी चीज़ें हमें देखने में मिली जिसके बारे में रास्ते में हम बात करते जाएंगे। और अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब्दुल्ला माइट बी जॉइनिंग अस। मैजिक देखा आपने, एक पहले इंसान गायब होता है फिर एकदम से आ जाता है। कोई मैजिक नहीं था अब्दुल्ला, मैं पहले ही बता रही थी। अच्छा बाय द वे देर क्यों हुई? अच्छा देर इसलिए हो गई कि हुमा मुझे आना था माड़ीपुर रोड से। अच्छा ठीक है। और अगर आप वाकिफ हैं तो माड़ीपुर रोड वही रोड है ना जो सैंड स्पिट और ये हॉक्स पे और तमाम बीचेस की तरफ जाता है, उस तरफ से आ रहा था मगर वहाँ रोड तो है ही नहीं। ओह गॉड, रही नहीं अब। हाँ, रही नहीं। चूंकि वहाँ रोड रही नहीं, इसलिए आप चाहे किसी भी किस्म की गाड़ी में बैठ के चले जाएं, क्योंकि दो तरह की गाड़ियों में मैंने जाते हुए आते हुए सफर किया, चाहे आपके पास ट्रक हो या चाहे आपके पास कार हो, आप एक हिस्से में वापस नहीं आ सकते क्योंकि आपकी गाड़ी टूट फूट का शिकार हो जाती है 100%। और जो लोग यहाँ पर बड़े दाई बने बैठे हैं ना कि कराची के मसाइल हल करेंगे या फिर कर दिए हैं, या कराची में पानी जो है खुद ही निकल जाता है, उसके बाद बस कचरा उठाने का काम जारी है, जनाब सिंध हुकूमत या तमाम वो लोग जो इस शहर पर, इस सूबे पर बरसरे इख्तदार रहे हैं, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए काफी है ये एक सड़क जो 75 साल में कभी बन के नहीं दी। हमने तो अपने बचपन से इस रोड को ऐसा ही देखा है। और जब से मैंने कराची में मूव हुई हूँ तो मैं बिल्कुल यही जिक्र सुन रही हूँ जो कि आप एक्चुअली सोचते हैं कि चलो अभी नहीं तो अब बन जाएगी या अब बेहतर हो जाएगी। नथिंग एट ऑल, देयर इज नो वर्क ऑन इट। अच्छा आपको पता है कितनी कहानियां और स्कीमें सुनी हुई है कि जनाब टावर से हम ब्रिज उठाएंगे और वो 2 पिलर्स के ऊपर ना पूरी आवाम के लिए, हाँ आवाम के लिए वो हॉक्स पे पर डायरेक्ट सड़क पहुंच जाएगी। कुछ नहीं हो सकता। वहीं पे ट्रेलर चल रहे होते हैं दिन के किसी भी टाइम पे और सड़क का तो है ही नहीं कोई नामो निशान। शर्म आनी चाहिए और शर्म का मकाम है, लेकिन फिर भी नहीं आएगी। सो दैट वाज द रीज़न। तो अब्दुल्ला जादू से ही इधर पहुंचे, वरना लगता नहीं था कि आ जाएंगे। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है और सबसे पहले तो अब स्टोरी के हवाले से ही स्टार्ट करते हैं और आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर ना भारत का हिस्सा है, ना किसी गैर आइनी कदम से हिस्सा बन सका। पाकिस्तान आज भी कश्मीरियों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। दुनिया भर को वाज़े पैगाम जा रहा है कश्मीरियों से। इजहार यकजहती के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और मावन ख़ुसूसी कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने गुज़िश्ता रोज़ LOC सेक्टर चरीकोट का दौरा किया और इस मौके पर अस्करी हुकाम भी वफाकी वुज़रा के हमरा थे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत जो मर्जी कर ले, कश्मीरियों ने 5 अगस्त के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। 5 अगस्त के इक़दाम को कोई कबूल नहीं करेगा। कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद जारी रहेगी। एक वाज़े पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान की सरकार को कि आप जो मर्ज़ी फ़ैसले कर लें, 5 अगस्त कश्मीरियों ने आपके इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है, कोई इसे कबूल नहीं करेगा। हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रहेगी ता वक्त के उनको हक़ की राय दही उनका जो उनका है उसको कबूल कर नहीं लिया जाता और कश्मीर आज़ाद नहीं होता।
आपने गुफ्तगू तो सुनी, लेकिन ज़रा बराह रास्त बात कर लेते हैं। आसिफ बताइएगा, ये फ्री स्टाइल जंपिंग या ज़ाहिर ठट्टा से आपका ताल्लुक, वहाँ फैसिलिटीज़ का भी फुकदान होता है, कैसे ख्याल आया? ट्रेनिंग किसी से लिया आपने, बस ये खुद ही प्रैक्टिस कर करके या वीडियोस देख देख के आप इस काबिल हो गए? मेरा ताल्लुक जो है कराची से है और मेरे मामू के फिश फार्म है ठट्ठा में, तो मैं वहीं पर ये जो है जंपिंग करता था, टिकटॉक के हवाले से वीडियो बनाता था नगमों पर, पाकिस्तानी नगमों पर। जज्बात है एक्सपीरियंस। अच्छा, वैसे कराची से, लेकिन ठट्ठा में इन्होंने जंपिंग सीखी। वीडियोस वगैरह जो हम देख रहे हैं, अब वीडियोस देख के आसिफ ये लगता है कि बहुत आप प्रैक्टिस करते हैं और ये बड़ा आपका पैशन है, और ऑब्वियसली कोई भी चीज़ इतनी प्रैक्टिस, और ख़ासतौर पे इतनी मुश्किल चीज़ तो प्रैक्टिस के बगैर हो नहीं सकती। तो वो बता दें कि क्या आपका राज क्या है, कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, और कितनी लंबी एक्चुअली आपने मैक्सिमम जंप लगाई हुई है? मैंने प्रैक्टिस कोई नहीं की है, लेकिन ये है कि मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाता था और बचपन से मुझे जो है ये जंपिंग का शौक़ था और पाकिस्तान से मोहब्बत थी, पाकिस्तान आर्मी से। तो मैंने जो है ये टिकटॉक पे कुछ अलग करना चाहता था मैं, तो इसलिए मैंने एक अलग ट्रेंड निकाला अपना, सबसे अलग जो है जंपिंग वाली। तो मैं कोशिश मेरी यही थी कि मैं जो है सबसे लंबी जंप लगाऊं और जो है एक रिकॉर्ड कायम करूं पाकिस्तान के नाम। तो मैंने सबसे पहले 5 बाइकों से जंप लगाई और उसके बाद 7 बाइकों से, उसके बाद 9 बाइकों से, और अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते मैं 11 बाइकों से जंप लगा चुका हूं। और इंशाल्लाह मज़ीद यही कोशिश है मेरी कि जो है मैं और भी ज़्यादा बाइकें बढ़ाऊं। तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूं। हम आपकी वीडियो भी साथ साथ देख रहे हैं, आई स्टिल कांट बिलीव, और आप अपने आप को ही बीट करते रहे, अपने रिकॉर्ड को, विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल। अच्छा आसिफ, अब ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ सोचकर ही ज़ाहिर कर रहे होंगे। बाय द वे, टिकटॉक पे जो लोग तनकीद करते हैं, आप ये देख लें, अगर टिकटॉक पे वीडियोस इस तरह ना डालते तो ये टैलेंट कभी सामने ना आता। लेकिन अब आगे क्या करना चाहते हैं? इसको आपने प्रोफेशनली अगर किसी तरह पॉलिश करना है तो कुछ सोचा है, किसी से बात की है? मैं जो है यही कोशिश है मेरी, यही मेहनत है, और इंशाल्लाह मैं और जो है ज़्यादा जंप को जो है आगे लंबी जंप बनाना चाहता हूँ। और जो है पाकिस्तान के लिए मैं जो है और कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं लंबी जंप पे और कोशिश करके लगाऊँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। और इंशाल्लाह मेरा इरादा यही है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँगा पाकिस्तान के नाम, अल्लाह ने साथ दिया तो इंशाल्लाह आपका हम एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर भी देख रहे हैं। लेकिन पूछना चाहते हैं, पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने आपको कांटेक्ट किया, आपकी उनसे बात हो गई, तो आपको क्या मज़ीद मदद चाहिए हुकूमत से भी? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका टैलेंट जो है इसको कैसे आगे लेके जाया जाए? मुझे लाहौर से रब्ता किया है जनरल अकरम शाही साहब ने, तो उन्होंने मुझे लाहौर बुलाया है। इंशाल्लाह मैं एक दो दिनों में पहुंच जाऊंगा लाहौर इंशाल्लाह। और जो है हुकूमत से बस यही अपील है कि मुझे सपोर्ट करें और जो है मेरी टैलेंट को आगे जो है दिखाने की मुझे जो है ना आगे मुझे बढ़ाएं, ताकि मैं अपनी टैलेंट दुनिया को दिखाऊं, पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूं। थैंक यू। चलें, अकरम साहब ने तो आपको लाहौर बुलाया। अकरम साहब, आप आई होप कि आप इनकी ट्रैवलिंग, लॉजिंग और स्टे के तमाम इंतजाम कर रहे होंगे, क्योंकि इन्हें अपने खर्चे पे लाहौर आना भी नहीं चाहिए। आपको इनकी ज़रूरत है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, एक तो दिल नहीं भरा, दोबारा एक दफ़ा देख लें आसिफ की ये जंप, और दूसरा ये, अगर ये सोशल मीडिया, टिकटॉक वगैरह चीज़ें ना होती तो बहुत सा ऐसा टैलेंट सामने ना आता। कितने हमने रिसेंट क्रिकेटर्स बच्चे जो हैं उनको भी इसी तरह ढूंढा। कराची में रहने वाले बहुत से लोग वाकिफ़ हैं कि कराची के कौन कौन से इलाके कैसे होते थे और उसके बाद किस जुबू हाली का वो शिकार हुए हैं। अब वैसे का स्पेल जो है इज वेटिंग फॉर द सिटी, लेकिन हुमा आपको पता है वो इलाके जो कि बड़े अच्छे इलाके तस्वुर किए जाते थे एक ज़माने में, जैसे कि नॉर्थ नाज़िमाबाद, जैसे कि फेडरल बी एरिया, कराची की पढ़ी लिखी एलीट नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहती थी और बड़ा हाई फाई इलाका समझा जाता था, बड़े बड़े घर होते थे। अब ये इलाका लिटरली मैंने कहीं पढ़ा और बिल्कुल 100% दुरुस्त था कि नॉर्थ नाज़िमाबाद आखिरी सांसें ले रहे। तो कल आपको पता है कि हमारी बड़ी सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट जो हैं, एक्टर आयशा उमर, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर लगाई हुई थी अपनी मदर के साथ, और उनका ये कहना था कि उनकी अम्मी 20 साल बाद कराची आई हैं और वो गम में चली गई हैं कराची का हाल देख के। और कराची वाले जो हैं, जो कराची को मोहब्बत करते हैं, कराची में रहते थे, उनके लिए तो वाकई ये बड़ी दुख की बात है, ट्रेजेडी है कि अपने शहर को इस तरह होते हुए देखना। चलो हम तो फिर भी अभी नए नए आए हैं, बेहंगम कराची वालों के लिए। अच्छा, मेरा बचपन से आना जाना रहा है कराची में, ये कहीं गुज्जर नारा तो नहीं था?
खैर अच्छा, मैंने गुज्जर नाला का अतराफ वो जो इलाका था हुमा, एक डंपर लगा हुआ है वो सफाई करने के लिए। इतना बड़ा नाला है, इतने बड़े स्पिल ओवर के बाद एक डंपर लगा हुआ है सफाई करने के लिए। आप अंदाजा लगाएं, नाज़िमाबाद ले लें, फेडरल बी एरिया ले लें, नॉर्थ नाज़िमाबाद ले लें, गुलिस्तान जौहर ले लें, और पर्टिकुलरली नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात करूंगा, ये इलाका बड़ा प्लानिंग से डेवलप हुआ था। तो ये ऐसे तितर बितर नहीं डेवलप हो गया था, लेकिन उसके बाद हाई राइज खड़ी कर करके शादी हॉल बेतरतीब बना के जो बेड़ा गर्क किया गया इस इलाके का, अल्लाह तो माफ करे। मैं कहता हूँ बायकॉट करना चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं ना कि वहाँ कुछ प्रॉपर्टी खरीदें, बेचें और कहीं ये भी एक अफसोस की बात है, करोड़ों की प्रॉपर्टी और सामने देखें। अच्छा खैर एनीवे जी, आपको बताएं कि कराची में बारिशों के एक भरपूर स्पेल से पहले नालों की सफाई हो रही है। एनडीएमए और दीगर इदारों की कोशिशें इस बार शहरियों को बड़ी परेशानी से बचा लें, बस यही दुआ है। ऑब्वियसली दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। कराची में एनडीएमए की जानिब से नालों की सफाई का आगाज़ हो गया है और गुज्जर नाले पर एनडीएमए और एफडब्ल्यूओ की टीमें कचरा निकालने के लिए मौजूद हैं। नालों से निकाला गया कचरा फौरी तौर पर लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जा रहा है। और इससे कबल चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा था कि कराची में ऐसा काम करेंगे कि बरसात में कम से कम नुकसान हो। कोर कमांडर की क़यादत में तमाम सीगों में, जिसमें आपको पता चल गया होगा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पे चली गई है, डिज़ास्टर मिटिगेशन करेगा इस सीज़न के लिए, ताकि लोगों को आने वाली जो बारिशें हैं उसमें रिलीफ दिया जा सके। कराची की मकामी कोर है, उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बुलाया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी गुज़श्ता रोज़ कराची के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, नालों की सफाई सुथराई के इक़दामात का जायज़ा लिया। मुराद अली शाह का कहना था कि कराची की सफाई के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया जाएगा। नालों की सफाई का काम लेट ज़रूर हुए, ये पेंडेमिक की वजह से। खर्च पहले हम करेंगे, फिर वो उसके हमें अगर काम सही करेंगे तो वर्ल्ड बैंक से उसके पैसे मिलेंगे। वो काम हमने शुरू किया हुआ है और इंशाल्लाह कोशिश है कि जो अगली स्पेल 6 तारीख से आनी है उसके लिए अपनी जितनी तैयारी हो सके पूरी करें। हमारी जहाँ पे कोताहियाँ उनको मानने के लिए तैयार हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एमसी के साथ मिलके, डीएमसी के साथ मिलके कराची के जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करें। साहब वैसे बसत एहतराम ये कोई लॉजिक नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन कि पेंडेमिक की वजह से नाल बरसात ने तो अपने वक्त पे ही आना था। शाह साहब मतलब है वहाँ हुजूम लगा के तो नालों की सफाइयाँ नहीं हो रही हैं, मशीनरी ने लगना था, नालों की सफाई हो जाती, वो काम तो प्रायोरिटी होना चाहिए था। जस्ट एड वो जो इमरजेंसी वाला माहौल था पेंडेमिक का, वी आर ओवर दैट, तो लिहाजा अब एक और इमरजेंसी आ सकती है, उसके लिए तो वी शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड। और ये वो इमरजेंसी हर साल की हो चुकी है, इट्स गेटिंग वर्स एवरी ईयर। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज का कहना है कि इससे पहले कि हम गवर्नर राज की बात करें, सिंध हुकूमत रविश बदले, सिंध हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया और कराची का हाल सबके सामने है। कराची का हाल आपने देख लिया कि वहाँ पे क्या हालात हैं, और इसी तरह रूरल सिंध भी है, वहाँ पे भी। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले कि हम ये बात करें गवर्नर राज की, उसकी जाहिर है कि हम नहीं चाहेंगे कि कोई इस किस्म का कोई गैर जमहूरी या आइनी तो है ये, हम यही उम्मीद करते हैं कि उनको कोई शायद अल्लाह ताला कोई उनको हिदायत दे दे, लेकिन वो लगता नहीं है ऐसे। तो जैसे जैसे वक्त आएगा तो उसके मुताबिक फैसले किए जाएंगे। और आपको ज़रा फोर वार्न कर दें कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिश बरसाने वाले सिस्टम का 6 अगस्त यानी परसों से सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान है, जिसके बाद कराची में 7 और 8 अगस्त को बारिश की पेशगोई की गई है। तो लिहाजा ये जो कमिंग वीकेंड है इस पे जरा आप लोग सारे प्रिपेयर रहें। ये नहर ख़याम के भी हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं, एलीट इलाके से नहर कहना छोड़ दें, है ना, इसे नाला ख़याम कहना चाहिए मेरा ख्याल है। ये देखो इसको कैसे नहर कह सकते हो, ये नहीं हो सकता। इन्हें दिखाएं जाके लाहौर और फैसलाबाद और पंजाब की नहरें, हाँ नहरें क्या होती हैं और नहरों को किस तरह रखा जाता है और किस तरह मेंटेन किया जाता है। वैसे एक बात बताऊं, अब जब बिलावल भुट्टो ऑपोजिशन को लीड करने की बात करते हैं ना या हुकूमत पर तनकीद करते हैं, तो उनके पीछे इतना बड़ा बैगेज है कि वो बात कुछ भी करें उसमें वजन नहीं आता। वज़ीर तालीम सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। गनी साहब आप भी देख रहे होंगे कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, एंड दिस रियली इज द अलार्मिंग टॉपिक एट हैंड। सिंध हुकूमत नालों की सफाई के दावे करती रही है, लेकिन हर बार बारिश में शहर का हाल जो है वो ऑब्वियसली बुरा ही होता है और बुरे से बदतर ही होता चला जाता है हर साल। तो अब वफाकी हुकूमत की जानिब से आपकी मदद की जा रही है, लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ
क्या सिंध हुकूमत इसकी जिम्मेदारी लेगी कि नहीं लेगी? ऑब्वियसली कहीं तो कोई कोताही हुई है, तो किसी को तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। देखिए, मैं फिर अर्ज करूँ आपसे कि जो नालों की सफाई है, चाहे वो छोटे हों या बड़े, वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी में नहीं आते हैं। बड़े नाले KMC की जिम्मेदारी है, छोटे नाले DMC की जिम्मेदारी है। माजी में भी ये होता रहा है कि हमने जब कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने नालों की सफाई की तो उन्होंने ये कहकर कि उनके पास फाइनेंसेस का इशू है, तो सिंध हुकूमत ने उन्हें पैसे फराहम किए ताकि वो नालों की सफाई करें। और इस मरतबा ये हो रहा है कि सिंध हुकूमत नालों की सफाई का काम कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में नालों की सफाई भी शामिल है। उसमें KMC भी ऑन बोर्ड है, तो हम वो काम कर रहे हैं। तो अब ये कहना कि माजी में अगर कुछ नहीं हुआ तो उसकी जवाबदेही सिंध हुकूमत है, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बरी ज़िम्मा है, लेकिन सिर्फ सिंध हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा देना ये भी गलत बात है। तो मुख्तलिफ इदारे मौजूद हैं, वहाँ मुंतखब लोग बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है, लेकिन अगर कोई ऐसी मुश्किल सूरत हाल आए तो वो अपने हाथ खड़े कर दें और जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दें, ये बात मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। हमने इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती थी उससे ज़्यादा हमने कोशिश की, और उससे ज़्यादा शायद हम फील्ड में भी नज़र आए। PTI के लोग इतना दावा करते हैं, मुझे कोई एक MNA, कोई एक MPA, कोई एक वजीर उनका मुझे बारिश वाले दिन कराची शहर की सड़कों पे दिखा दीजिए। उनकी जिम्मेदारी पे उनसे बात करेंगे, अभी आपकी जिम्मेदारी पे बात कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉपर सफाई का इंतजाम होता तो शायद ना भरते ये नाले भी। अब ये बता दें गनी साहब के नालों की सफाई एक अहम काम है जिससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सब जानते हैं ये मुस्तकिल हल नहीं है। फिर कचरा डालने का कोई इंतजाम नहीं होगा, वही नाले कचरे से भर जाएंगे। तो अब वफाकी इदारे भी आ गए हैं, तो कोई एक लॉन्ग टर्म प्लान मुरतब कर लें आप लोग। क्या प्लान है, क्या सोचा है? देखिए, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि नालों में से सिर्फ स्लज निकाल लेना या उनकी सफाई कर लेना ये मुस्तकिल हल बिल्कुल भी नहीं है। नालों की जो मुश्किलात पेश आती हैं बारिशों में, हमें उसका मुस्तकिल हल के लिए पहला कदम तो ये है कि जो इंक्रोचमेंट हुई है पिछले कोई 30-40 बरसों में, उसको मुकम्मल तौर पर वहाँ से साफ़ किया जाए और नालों की असल अपनी जितनी विड्थ है वो बहाल की जाए। और उसके बाद फिर इन नालों की रिहेबिलिटेशन भी है, ताकि जो दोबारा कब्जे होते हैं उस कब्जे को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल्स उनके साथ होनी चाहिए, उनके बराबर में सड़कें होनी चाहिए ताकि लोग कब्जे के लिए उस नाले तक ना पहुंच सकें। तो ये बहुत अहम काम है। नालों की सफाई अगर FWO करे, NDA में करे और उसके बाद वापस चले जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हम उसका 5% भी काम अपना पूरा नहीं कर सकेंगे। तो हमें जहाँ नालों की सफाई करनी है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा अहम बात यह है कि हम नालों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव करें और उसके साथ साथ उनकी प्रॉपर जो रिहेबिलिटेशन होनी है कि सफाई के साथ साथ रिटेनिंग वॉल्स हों, साथ में सड़कें हों, वो हम पूरा करेंगे तो शायद हम कह सकेंगे कि हमने नालों का निज़ाम बहाल। बहुत शुक्रिया आपका सईद गनी साहब। और मेयर साहब से हम कहेंगे कि आप जो इख्तियारात ना होने का रोना रोते रहते हैं, नालों की सफाई के लिए आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आप अंडरपास नहीं बना सकते, फ्लाईओवर नहीं बना सकते, आप नालों की सफाई तो करा सकते हैं। खुर्रम शेख ज़मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमें ज्वाइन करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। तो मसाइल ना खत्म होने वाले, लेकिन हम कराची के मसाइल पे बात करें, पर्टिकुलरली जब एक और बारिश का स्पेल हमारा मुंतज़र है और अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेख ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। खुर्रम शेख ज़मान साहब, आपसे भी बिल्कुल वही बात करेंगे। बहुत ही हम परेशान भी हैं, कंसर्न भी हैं कि कराची में क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म ने ज़ाती दिलचस्पी ली है, ऑब्वियसली नोटिस लिया है, NDMA और FWO को मुतहर्रिक किया और अब हम देख रहे हैं कि शहर में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो आपके ख्याल में इस हफ्ते के आखिर में आने वाली बारिश के लिए कराची कितना तैयार हो जाएगा? बिकॉज ये काफ़ी कंसर्निंग बात है। जो पिछली बार हुआ है अभी तो वही सेटल नहीं हुआ और दोबारा एक स्पेल आ रहा है। जी देखें, बिल्कुल जाहिर है वज़ीर आज़म साहब कंसर्न हैं। क्या करें, वज़ीर आज़म साहब के पास चॉइस बचती क्या है? आखिरकार जाहिर है कि उन्होंने NDMA की तरफ जाना था और NDMA से जो है उन्होंने उनसे कहा है कि ये काम करें और नालों की सफाई की ज़िम्मेदारी उठाएं। और जाहिर है कि कराची को कुछ ना कुछ रिलीफ तो देना है, कोई ना कोई तरीका, कोई रास्ता ऐसा निकालने के जिसके ज़रिए कराची के लोगों को इस तरह की, क्योंकि देखिए दुनिया में बारिश आती है, लोग इन्जॉय करते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, फैमिली को लेके जाते हैं, लेकिन कराची के अंदर ये रहमत आती है जो हम दुआएँ करते हैं कि
अल्लाह ताला बारिश दे दे, कुछ मौसम बेहतर हो जाए, कुछ गर्मियाँ कम हो जाएँ। लेकिन यहाँ बारिशें आती हैं तो आपको पता है कि एक मुसीबत हो जाती है, शहर पूरा डूबने लग जाता है। तो मेरे ख्याल से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए वज़ीर आज़म साहब के इस इनिशिएटिव को, और कि जो ज़िम्मेदारी है हमारी नहीं थी लेकिन मजबूरन हमने इस ज़िम्मेदारी को उठाना पड़ा। ज़ाहिर है करना चाहिए अप्रिशिएट, और कोई चारा ही नहीं है क्योंकि कोई और काम कर नहीं रहा तो किसी को तो आना पड़ेगा। मोर देन जिम्मेदारी जिसकी भी हो, लेकिन ये एक एहसास भी है, मुल्क तो हमारा ही है ना सारों का। अच्छा खुरम साहब, अब फौरी तौर पर तो जो सफाई वगैरह का किया जा सकता था वो हो रहा है, लेकिन शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक लॉन्ग टर्म मंसूबे की भी ज़रूरत है। तजावुज़ात का मसला अलग है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई हैं जिसकी वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। वो तो हो गया है, वैसे आई डोंट हैव एनी आइडिया कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन मे बी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी साथ मिल के बैठे तो कोई प्लान बना सकें आप लोग। वफाकी हुकूमत की दिलचस्पी भी शहर में बढ़ती नज़र आ रही है, तो प्रॉबेबली कुछ बेहतरी हो जाए। के अंदर भुट्टो साहब के शहर में उन्होंने काम किया, क्या नवाब शाह के अंदर जो जरदारी साहब का शहर है वहाँ पे उन्होंने कुछ किया, क्या इन्होंने सेवन के अंदर जो मुराद अली शाह साहब जहाँ से जीत कर हैं वहाँ के लिए इन्होंने कुछ किया, क्या चलें इनके जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं नासिर शाह उन्होंने अपने शहर सखर के लिए कुछ किया, या सईद गनी जो इनके लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर पहले थे उन्होंने क्या कराची के लिए कुछ किया। ये लोग कुछ करना नहीं चाहते। हम इनसे छुटकारा हासिल करेंगे, बहुत जल्द छुटकारा हासिल करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला कराची के जो बल्दियाती इलेक्शन हैं उसमें अपना मेयर लेकर आएगी। कराची से वफाकी हुकूमत की मदद के ज़रिए इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, और वो हमारा जैसे कि स्लोगन है कि लेट्स मेक कराची ग्रेट अगेन, वो ज़रूर दिन वापस आएगा। कराची के अमन को तहरीक इंसाफ वापस लेकर आई है काफ़ी सालों के बाद। शेर जमान साहब, अब कराची वाले ना थक गए हैं ये सारी बातें सुन के, पीपल्स पार्टी MK PTI, बेहतरी चाहिए। एक्चुअली कल से ये सीरीज शुरू हो रही है तो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट एज वेल, लेकिन अभी ज़रा इस्लामाबाद ज़ू का अभी भी वैसे मैं जो ये विजुअल्स देखता हूँ ना कि शेर अंदर है, शेर की कचाड़ में पिंजरे में, आपने आग जला, स्पीचलेस हो जाता है। Yeah, I know. My mother was also asking me कल कि मुझे दिखाओ तो सही कि हुआ क्या है, एंड ऑनेस्टली वो इतनी इमोशनल इंसान हो जाता है। एक तो जो जू पे जा भी चुका है और देखा भी हुआ है, वहाँ के जानवरों के हालात भी जानते हो, और फिर लोगों का रवैया, दिस इज सच अनट्रेंड स्टाफ जो इनके साथ ये कर रहा है। आपको एक दफ़ा दोबारा से बताएं कि इस्लामाबाद के मरगज़ार चिड़ियाघर में जानवरों के साथ जालिमाना सलूक पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त बरहम है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनसे सख्त जवाब तलबी होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनिला ने वफाकी दारुल हुकूमत के चिड़ियाघर से जानवरों की मुंतकली के दौरान शेर और शेरनी की हलाकत पर इजहार बरहमी करते हुए सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। और गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में वाक़े मरगज़ार चिड़ियाघर से जानवरों की मुंतकली के दौरान कई जानवर हलाक होने की तस्दीक की गई थी, जिसके बाद कोसार पुलिस स्टेशन में इस हवाले से एक FIR भी दर्ज की गई थी। सो इट वाज नॉट जस्ट द शेर एंड शेरनी, देयर वर अदर एनिमल्स। और उसके बाद आप सोचें कि मतलब कमाल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मलिक अमीन असलम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंदिया देते हुए हुकूमत से वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और दीगर ओहदेदारों के नाम भी तलब कर लिए हैं। सो ये सारे सूरत हाल है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अवैस यूसुफ से इस्लामाबाद से, उनसे ज़रा मालूम करते हैं, उनकी बड़ी गहरी नज़र है इन मामलात पर। अवैस, इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क सामने आए हैं, तो एग्जैक्टली क्या कहा गया अदालत ने इस पूरे मामले पर? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया है। ये जो वाक़या हुआ है जानवरों की मुंतकिली के दौरान शेर और शेरनी की हलाकत का, और जिस तरह से उनको डील किया गया, हैंडल किया गया, उसकी फुटेजेस भी ऑन एयर हुई कोर्ट में, उसका भी हवाला दिया गया। और अदालत ने कहा कि बहुत डिस्टर्बिंग फुटेजेस थी जो चैनल्स पे ऑन एयर हुई, और उससे नज़र यही आता है कि बज़ाहिर इंतहाई गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया और अनप्रोफेशनल तरीके से इस तमाम सूरत हाल को हैंडल किया गया। अदालत ने इस हवाले से जो हलाकत हुई है शेर और शेरनी की, ये कहा है कि अगर इस मामले की कोई इंक्वायरी हो रही है, कोई तहकीकात हो रही हैं, तो उसकी तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। और इसके अलावा अदालत ने ये रिमार्क्स दिए दौरान समाअत के हर कोई क्रेडिट तो लेना चाह रहा है मगर ज़िम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। अदालत का ये भी कहना था कि CDA, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद और वजारत मौसमियाती तब्दीली सब इस इशू पर सियासत कर रहे हैं।
अदालत ने अब इस हवाले से एक तो तफसीली रिपोर्ट भी तलब की है और अदालत ने यह भी कहा है कि जो अदालत का फ़ैसला था उसमें पहले ही ये कह दिया गया था, अदालत को ये एहसास था कि अगर इसमें कोई गफलत का मुजाहरा किया गया तो कौन लोग ज़िम्मेदार होंगे। जो एक हुकूमती नोटिफिकेशन अदालत में पेश हुआ है, अदालत ने ये कहा है कि उस नोटिफिकेशन के तहत जो तमाम अफराद उसमें शामिल थे उनके नाम बताए जाएँ। और ये भी कहना था चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला का कि कोर्ट इरादा रखती है कि जो जानवरों की हलाकत का मामला हुआ है उसके ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैस यूसुफजई हमें बता रहे थे। और दोबारा से विजुअल्स देख के दुनिया के किसी कोने में भी विजुअल्स देखे जाएं, कौन पिंजरे के अंदर आग लगाता है जब जानवर भी मौजूद हो। दिस इज अनबिलीवेबल कि ये हुआ है। अभी तक अक्ल जो है ना मानने को तैयार नहीं होती कि किस अक्ल वाले के जहन में ये आइडिया आया होगा। ये सोचा कैसे? यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ अ जू और आपने सोचा कि आओ चलो इसी तरह ही करें। कौन लोग हैं जिनको ये नौकरियां मिली हुई हैं? और अगर किसी के दिमाग में आइडिया आ भी गया तो औरों ने उसे क्यों नहीं मार? तो सारे मिले हुए हैं, लगता है ऊपर से नीचे तक ये स्टाफ है। एक दोबारा आपको दिखा रहे हैं वैसे हाँ, वैसे ना ही देखें तो क्योंकि दिल खराब होता है। CEO WWF पाकिस्तान हम्माद नकी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया खान साहब। खान साहब इस्लामाबाद के मरकज़ात चिड़ियाघर से जो खबरें सामने आई हैं उन्होंने सबको हिला के रख दिया है। हम कावन का जिक्र तो कितने सालों से कर रहे हैं। बुनियादी मसला क्या नज़र आया? यहाँ पे स्टाफ बिल्कुल ट्रेंड नहीं है या फिर बस परवाह ही नहीं है किसी को, ऐसे ही किसी को भी भर्ती कर लिया एंड दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनिमल्स एट ऑल? देखें, ये जो एनिमल्स और उनकी जो एनिमल कीपिंग ये साइंस है और इनकी गाइडलाइंस होती हैं, इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो लॉज और स्टैंडर्ड्स जूस के लिए और इनके जो ट्रेंड स्टाफ है वो आपको ओवरऑल एक नज़र नहीं आता। इस केस के अंदर भी पहले ये एक जू जो CDA के ज़ेरे उसके कंट्रोल में था, उसके बाद चंद साल पहले इसको जो MCI है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद, उसके अब कॉरपोरेशंस या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ये तो जूस को नहीं चला सकती, इनके पास वो ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर नहीं है। हमारे तो जो प्रोविंशियल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी अक्सर के पास बहुत ना होने के बराबर ट्रेंड स्टाफ है। तो आई थिंक ये मसला वहीं से स्टार्ट होता है कि जब आप एक प्रॉपर उसको इस जो एक एक्टिविटी है उसको आप प्रॉपरली प्लान नहीं करते और उसको एक्सिक्यूट नहीं करते। और फिर जो लापरवाही भी है इसमें, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को ये बाद में हैंड ओवर किया गया और वो सिर्फ कुछ हफ्ते 2 हफ्ते के करीब उनके पास रहा। उन्होंने हालांकि जो उनका मैंडेट है वो ये नहीं है और उन्होंने जो उनका मैंडेट है जो मरगला हिल नेशनल पार्क की कंजर्वेशन, उस पर वहाँ पे उन्होंने एनिमल्स भी रेस्क्यू किए, वहाँ पे उनकी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक रॉन्ग डिसीजन था जिसका रिजल्ट हमारे सामने। अच्छा नकी खान साहब, मरगज़ार चिड़ियाघर की वीडियो आने के बाद एक जानिब ये मुतालबा भी सामने आया जो कि बड़ा ही, मुझे तो इस बात से भी परेशानी हो रही है कि चिड़ियाघर को बंद ही कर देना चाहिए। मतलब जो चीज़ हमसे हैंडल नहीं होती, हमारी सबसे पहले एक जो रिएक्शन होता है कि इसको बंद कर दो जी। पूरी दुनिया में चिड़ियाघर तफरीह और बच्चों की तालीम के लिए बड़ी अहम जगह होती है। छोटे छोटे बच्चे जू जाके बहुत कुछ सीखते हैं, तो क्या उन्हें बंद करना ही बेहतर हल है या कुछ और भी किया जाना चाहिए? क्या हम कभी इतने इक्विप्ड हो सकते हैं कि हम जू खोल सकें? अगर कोई डेजर्ट का एनिमल है तो उसके जो भी उसका जो जहाँ पे उसको कैप्टिविटी में आपने रखा हुआ है तो आप उसको उस तरह का माहौल देते हैं। इसी तरह परिंदों को आप उस तरह का माहौल देते हैं, मैमल्स को, रेप्टाइल्स को, तमाम को। सो आई थिंक ये जो बात कहना कि सारा एकदम बंद कर दें, आई थिंक ये भी सोल्यूशन है। बिकॉज जिस तरह आपने कहा ये इनका एक बुनियादी मकसद भी है। इनका बुनियादी मकसद ये है कि ये पब्लिक एजुकेशन, तफरीह और अवाम नास में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो एक वो है उसको ये उजागर कर सकें। इन कंडीशंस में तो ये किसी तरह अलाउ नहीं है, इनको तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लॉज, अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं, आप लोगों को अकाउंटेबल करें, आप लोगों को ट्रेन करें कि वो इनकी जो प्रॉपर उन स्टैंडर्ड्स को ये इम्प्लीमेंट कर सकें। और ये आप कर सकते हैं तो फिर आप इन चिड़ियाघर जितने भी हैं इनको आप रखें, इनको आप चलाएं। लेकिन इन
कंडीशंस में अनफॉर्चुनेटली ये जिस तरह हैं, ये तो कोई भी इनको नहीं कहेगा कि जी हाँ ये ठीक है बिल्कुल और इसी तरह ही होता है और यही हमारे रिसोर्सेज हैं और यही हमारी स्टाफ अवेलेबिलिटी है और हम इसी तरह ही कर सकते हैं। इसको तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया हमाद नकी खान साहब, DG WWF पाकिस्तान। ये बहुत अच्छी बात की है कि भाई ट्रेन करें सबसे पहले। इस तरह तो हम चीज़ें बंद करते जाएंगे। पाकिस्तान में ऑलरेडी तफरीह की बहुत कम जगह हैं। दूसरी इन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ दुनिया में आजकल जू होते हैं वो एक सेंचुरी बनी होती है, वो उनका एक अपना एनवायरनमेंट होता है। एंड टू थिंक ऑफ इट, मरगज़ार जू जो है वो बिल्कुल F6 में पहाड़ों के ही बिल्कुल दामन में ही है। इट लुक्स लाइक अ स्टनिंग प्लेस, जो कि जानवर वहाँ खुश भी रहे क्योंकि वो ट्रेन उनसे मैच करती है, लेकिन स्टाफ इतना अनट्रेंड हुआ है उनकी वजह उन्होंने से। एक अच्छी जगह को आजमाइश बना दिया जानवरों के लिए। कि एलिफेंट वहाँ का जो कावन था, हाथी, दैट वाज अ सुप्रीम एग्जांपल कि वहाँ लोगों ने इन जानवरों को रखा किस तरह हुआ। और हम जो है अब आपको बताना चाहते हैं कि हम क्रिकेट के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि बहुत ही मुख्तलिफ हालात में बहुत ही मुश्किल चैलेंज सामने खड़ा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ कल से मैनचेस्टर में हो रहा है, जहां इन दिनों पाकिस्तान टीम भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक के मुताबिक वो तैयारियों से मुतमईन है। दैट इज़ वेरी गुड। आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आकिब भाई, आपने वक्त दिया। आकिब भाई, गैर मामूली हालात में गैर मामूली तरह की क्रिकेट होगी, बहुत बड़ा टफ भी है ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को इंग्लैंड की मजबूत टीम का सामना है, खाली स्टेडियम है, गेंद चमकाने की इजाज़त ना होना, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर किस तरह अफेक्ट डाल सकता है सब कुछ टुगेदर? देखिए, जहाँ तक खाली स्टेडियम की बात है तो वो तो पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। पिछले जो 6-7 साल से यूएई में टेस्ट क्रिकेट हुई है, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ, तो सिर्फ वो कुर्सी देख रही होती है तो इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। अच्छा ठीक। आपने वैसे जिस तरह कहा है ना कि भाई थोड़े से हम डर गए थे कि पाकिस्तान टीम को इस चीज़ की आदत है, अच्छा किया कि आपने बता दिए कि क्यों है। बट इन एनी केस सेंस इज़ डिफरेंट, ऑब्वियसली ये माहौल बिल्कुल डिफरेंट है और बड़ी मजबूत टीम है आगे से इंग्लैंड की, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड तो खेलती रही है थ्रू आउट, दे आर वेरी मच इन प्रैक्टिस। तो पाकिस्तान इज़ प्रिपेयर्ड, रेडी फॉर इट। देखिए, उसमें प्रैक्टिस तो काफ़ी अच्छी हो गई, जैसे मिसबा भी कह रहे हैं, कोई 7 हफ्ते से वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंग्लैंड को ये एडवांटेज है कि उन्होंने एक तो सीरीज खेल ली वेस्ट इंडीज से। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, लाइट लिया, नए कुछ प्लेयर्स को डाला, बुरी तरह हारे और बाद में एहसास हुआ तो अच्छा कमबैक उन्होंने किया। अब उनको 3 टेस्ट मैच का एक तजर्बा है, बॉल को किस तरह शाइन करना है, कितना करना है। उसमें एक चीज नजर आई है कि जो शुरू के ओवर होते हैं 8-10 ओवर, उसमें अगर आपको ओपनर आपके सर्वाइव कर जाए तो फिर आप लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बैटल होगी वो है, जैसे मुझे यही लग रहा है कि शान मसूद और आबिद अली ओपनर्स होंगे, फिर अजहर अली होंगे। जो एंडरसन है, एंडरसन अगेंस्ट शान मसूद और अजहर अली और अब आबिद अली तो नई अभी पहली दफा खेलेंगे इंग्लैंड में। देखिए, मुकाबला तो ऐसा मुझे कोई टफ नजर नहीं आता, बट उसकी वजह एक मेन बहुत बड़ी वजह है कि आप चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर ले, जैसे मैं कह रहे थे हम 6-7 हफ्ते से वहाँ खेल रहे हैं, जब तक आपको अपनी कॉम्पोजिशन का नहीं पता, ये कैसे हो सकता है। अगर आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में आपको एक ऑलराउंडर नहीं मिलता। अभी भी ये सोच रहे हैं कि 6 में तो क्लैरिटी है कि जो होगा 3 नंबर में जैसे ओपनर शान मसूद, आबिद अली, अजहर अली, देन बाबर एंड शफीक एंड रिजवान। जो 7वां एक क्रिटिकल नंबर है जहाँ पे पूरी दुनिया में ऑलराउंडर्स खेलते हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई ऑलराउंडर ही नहीं डेवलप हुआ। इसकी वजह से एक जो ये अगर आप 5 बॉलर्स खिलाते हैं तो 6 बैट्समैन बहुत कम है। अगर आप 7वां भी बैट्समैन डाल लेते हैं तो यू हैव ओनली 4 ऑप्शंस बॉलिंग में, जो कि कम है। बेन स्ट्रोक का कितना बड़ा एडवांटेज है इंग्लैंड को, तो कंपोजिशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अभी तक इन्होंने अपनी कंपोजिशन या एक ऑलराउंडर नहीं प्रोड्यूस किया पूरे पाकिस्तान में।
अच्छा आकिब भाई, हम बॉलर्स की अगर बात करें, ऑलराउंडर आपने कहा कि हमारे पास कोई नहीं है, एज नहीं मिला, लेकिन हमारे बॉलिंग अटैक का इंग्लैंड के बैट्समैनों के साथ मुकाबला कैसा रहेगा? और बाबर आजम से बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों को, लेकिन जाहिर है किसी भी एक खिलाड़ी से सारी उम्मीदें मान लेना तो मुनासिब नहीं है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए एक ही हमारा बैट्समैन है पूरी दुनिया में जिसको इंटरनेशनली इस टीम के अंदर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और दूसरा अगर आप बॉलर्स आप देखें तो नो डाउट शहीनशाह अफरीदी ने अच्छा प्रोग्रेस किया, बट उसकी 2 साल की क्रिकेट है, उसमें बहुत चंद टेस्ट मैचेस हैं। उसके बाद जो नसीम शाह है, 1 टेस्ट मैच है, 2 टेस्ट मैच है। उसके बाद जो तीसरा बॉलर है ये बड़ा क्रिटिकल होगा। मोहम्मद अब्बास नो डाउट काफी अच्छे से सेटल्ड है, बट जिस तरह सुहेल खान ने परफॉर्मेंस दिया, अगर आपकी ट्रेनिंग का या प्रैक्टिसेस का कोई मकसद तो होना चाहिए ना। अगर एक प्लेयर ने आज जाके बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, विकेटें ली हैं, इन फॉर्म है, तो फिर आपने उसको खिलाना चाहिए ना। लेकिन मुझे लगता है कि जाएंगे अब्बास के लिए, और अब्बास को स्ट्रगल करेगा क्योंकि उसकी पेस कम है और उसकी जो क्वालिटी थी वो थी सीम बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग। और जब बॉल को आपने शाइन नहीं करना, और पिच भी हमने देखा ओल्ड ट्रैफोर्ड की थोड़ी सी उसमें घास कम है, तो इसलिए आपको सुहेल खान को लाना चाहिए। और एक ही आपके पास बॉलर है जिसने 5 में विकेटें ली हुई है, वो यासिर शाह। और स्पिनर जो है, लेग स्पिनर नो डाउट इंग्लैंड अच्छा ही करते हैं, बट तो यासिर शाह की आप बात कर रहे हैं एक और चीज आपसे पूछ ले, ये जो न्यू प्रैक्टिसेस हैं, हाउ आर दे गोइंग टू अफेक्ट? जैसे ये गेंद को चमकाना नहीं, जो कि हमारी तो ये एक मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, तो ये इसको रोक दिया जाना, और फिर सम थिंग्स आउट ऑफ द स्टेडियम एज वेल, जैसे आपको पता है इससे रिवर्स स्विंग पे कितना फर्क पड़ेगा, और इन कंडीशंस में आपको लगता है कि यासिर शाह परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए जितनी लंबी बॉलिंग यासिर को करनी पड़नी है, फिर इवेंचुअली विकेट वो ले गए, बट मैच विनिंग परफॉर्मेंस के लिए यासिर को, क्योंकि पिछले काफी अरसे से उसने कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दी, तो यासिर के ऊपर बहुत प्रेशर होगा। और ये पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यासिर का परफॉर्म करना। दूसरा ये जो बॉल को चमकाने वाली बात है, मैं तो शुरू से इसके ऊपर ये एक चीज कर रहा हूँ कि अगर आपने जो प्लेयर्स हैं उनको उनकी टेस्टिंग की, एक टेस्ट 6 टेस्ट वो अपने कोरोना के उनके हो चुके हैं, अगर वो हेल्दी है तो फिर उनके सलाइवा लगाने से क्या होगा? तो अगर वो हेल्दी नहीं है, अगर किसी को डाउट है कि वो कोरोना है, तो वो सलाइवा इज नॉट द ओनली ऑप्शन जिससे वो किसी को बीमार कर सकते हैं। तो मैं तो इसके वही खिलाफ, या तो आप एक हेल्दी प्लेयर को खिलाते हैं तो फिर उसके ऊपर आप क्यों डाउट कर रहे हैं कि वो सलाइवा से जो है कोविड या कोरोना मुंतकिल कर सकता है किसी और को। और दूसरा ये कि रिवर्स स्विंग तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक रिवर्स स्विंग की जो एसेंस है वो यही है कि एक जो बॉल है जो रफ होता जाता है, तो एक साइड पे आप उसको सलाइवा या पसीना लगा के उसको हैवी करते हैं और शाइन करते हैं, तो वो साइड हैवी हो जाती है, दूसरी जो है वो लाइट हो जाती है, जिसकी वजह से रिवर्स स्विंग होता है। और पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वो सारे के सारे जो है दे लव बॉलिंग रिवर्स स्विंग एंड विद द ओल्ड बॉल। दैट्स राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद हमसे बात करने का। और यस, दीज न्यू SOPs वगैरह पे अमल तो करना पड़ेगा, बट ये बात भी सही है कि जब प्लेयर्स के पूरे टोटल फिजिकल्स हो चुके हैं, टेस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियर एंड हेंस दे आर अलाउड टू ट्रैवल एंड गो प्ले, तो फिर उस एनवायरनमेंट में उनको वो करने देना चाहिए दैट वॉट एवर दे आर यूज टू डूइंग, जो कि ये है गेंद चमकाना भी, बट ये होगा नहीं। हाँ वैसे देखिए ये होगा नहीं, क्योंकि लोग ज़रा होपफुली टाइम के साथ जब चीज़ें बेहतर होती रहेंगी तो कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगी सिचुएशन। शुक्रिया आकिब भाई आपका वंस अगेन। और एक मामला जिसका हम पहले भी तज़किरा कर चुके हैं, कोहाट की आसमा रानी कत्ल केस को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुंतकिल किया जाना अहले खाना को कबूल नहीं है। आला अदलिया और वज़ीर आज़म से मामला खुद देखने की अपील कर दी है। मकतूला आसमा रानी की बहन सफ़िया ने हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ दिलाने की अपील की है। सफ़िया रानी का मुतालबा है कि आसमा रानी केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ही चलाया जाए और नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात लाजमन शामिल की जाएं। सफ़िया रानी का कहना है कि आसमा के कत्ल से उनके खानदान की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। आसमा को शादी से इनकार पर दिन दहाड़े कत्ल किया गया, जो कि खुली दहशतगर्दी थी। सफ़िया रानी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुजाहिद आफरीदी को शहरियार आफरीदी और आफ्ताब आलम की हिमायत हासिल है। मुल्ज़िमान जेल से फ़ोन करके हमारी मदद करने वालों को धमकियां देते रहते हैं। बहुत ही ये अलार्मिंग केस है। सफ़िया रानी ने हमें खुद ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछ भी लेते हैं।
सफिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आसमा के कत्ल को 1.5 साल से ज़ायद हो चुका है, गालिबन तमाम मुल्ज़िमान की शनाख्त भी हो चुकी है, पुलिस की कार्रवाई भी सबके सामने है। अब ये एक कानूनी अमल है जो अपनी रफ्तार से ही आगे बढ़ रहा है, तो इसमें वज़ीर आज़म या आला अदलिया आपकी मज़ीद क्या मदद कर सकते हैं, क्या मदद दरकार है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सफ़िया रानी, डॉक्टर आसमा रानी की बहन। जैसे कि आपने सुना होगा, चंद रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर आसमा रानी कत्ल केस से दहशतगर्दी के दिफा को ख़त्म कर दिया है। हमारे अहले खाने को इसलिए एतराज़ है क्योंकि ये सरासर दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। एक बच्ची को दिन दहाड़े सबके सामने कत्ल कर दिया गया है। हमारा मुतालबा है कि इस केस को दहशतगर्दी के तहत चलाया जाए। मैं मानती हूँ कि आसमा रानी कत्ल केस को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। तमाम मुल्ज़िमान की शनाख्त भी हो चुकी है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी बखूबी सर अंजाम दी है, लेकिन अदलिया और वज़ीर आज़म से हमें यही शिकायत है कि ना हमारे केस को सही तरजीह दी गई और ना ही हमें कोई इंसाफ मिला अब तक। ये कैसे रियासत मदीना है, रियासत मदीना में कत्ल के बदले सज़ाए मौत है और यहाँ मेरी बहन ने मरने से पहले ख़ुद कातिल का नाम बताया। किस किस्म का इंसाफ है ये? जिन्होंने कत्ल किया उनको इंसाफ मिल रहा है और जो मकतूल हैं वो इस आसरे पर बैठा है कि इंसाफ होगा भी कि नहीं। बराए मेहरबानी मैं अपने वज़ीर आज़म से, वफाकी और सूबाई हुकूमतों से और अपने अदलिया इदारों से अपील करती हूँ कि हमारे केस को सही तरजीह दी जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि और लोगों के लिए भी इबरत का निशाना बनाया जा सके। सफ़िया, यकीनन आपके लिए बात करना भी इसके बारे में कितना मुश्किल है वो हमें नज़र भी आ रहा था। मतलब जिसकी बहन चली जाए और वो मरने से पहले बता भी दे कि मुझे किसने कत्ल किया है, इट शुड बी ओपन एंड शट केस। और उसकी वीडियो भी मौजूद हो, उसकी वीडियो और हर चीज़ जो आपको मदद कर सकती है वो सामने मौजूद है। और केस हम इन केसेस के बारे में बात करेंगे जो इतने ओपन एंड शट केसेस होते हैं, फिर क्यों सालों लग जाते हैं। लेकिन अभी आप बताइएगा सफ़िया कि इस केस के अवाइल से ही हम आपसे राबते में रहे हैं और ये शिकायत भी सामने आई है कि आसमा के अहले खाना को धमकियां मिल रही हैं टिल डेट। तो क्या कुछ इस सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई की या ये सिलसिला खत्म हुआ, या मीडिया पे भी बात है, कुछ शर्म हो, कुछ डर हो, या वही सिलसिला जारी है? घर वालों को पूरी सिक्योरिटी किसी ने दी है आज तक? उनकी गिरफ्तार होती हमें उन्होंने हमें धमकियाँ देनी शुरू कर दी, बल्कि उन तमाम लोगों को जो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना चाहते थे। हमारे मुखालफिन ने हमें कई तरीक़ों से प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, लेकिन हम डटे रहे। जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, वो हमसे तकरीबन 1.5-2 साल पहले ले ली गई है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका सफ़िया रानी। और ओपन एंड शॉर्ट केसेस की आप बात कर रही थी। आसमा रानी मरने वाली बता के चली गई इस दुनिया से कि मुझे किसने मारा है। मुरीद अब्बास का कत्ल केस देख लें, सोच रही थी मिशाल खान का आप देख लें, वो जो स्टूडेंट जिसको मार के गिरा दिया गया था, वो तो उसमें तो बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। इसमें तो एक कातिल है, पता है सबको कौन कातिल है। मुरीद के कत्ल में एक कातिल है, पता है सबको कौन कातिल है। ये तो 1 महीने 2 महीने मैक्सिमम 3 महीने में फैसले हो जाने चाहिए कि नजर आ रहा है कौन कातिल है, वीडियो शवाहिद मौजूद है। बस जल्दी नहीं होंगे तो कोई डिटरेंट भी नहीं होगा। जिसको मारना होगा वो आराम से खुलेआम मारेगा, जो कि हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि एंड में केस तो होना नहीं है। कितना बड़ा फ्लॉ है सिस्टम का और पता नहीं कब ठीक होगा भी कि नहीं होगा। खुद बता के वो लड़की गई है। के बाद हम मईशत के कुछ आशारिये कुछ बेहतरी का इशारा दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मईशत संभलने के इब्तदाई मरहले में दाखिल हो गई है। वहीं महंगाई एक ऐसी चीज है जो अभी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से बराह रास्त आवाम मुतासर होते हैं। ट्रू। और अगर इसी महीने की बात कर लें तो जुलाई में होशरुबा महंगाई के आदाद शुमार सामने आ गए। साफ नजर आ रहा है कि बढ़ती महंगाई इस नए माली साल में भी आवाम के लिए सबसे बड़ा मसला बनी रहेगी। अब्दुल्ला, जितना भी आप विजुअल थिंकिंग कर लें, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ को भी हमने सामने रखना होता है। तो रवा माली साल के पहले महीने में महंगाई में होशरुबा इजाफा देखा गया है और इदारा शुमारियात के मुताबिक जून के मुकाबले में जुलाई में महंगाई में
2.5 यानी 2.5 जो है वो फीसद इजाफा हुआ है, जिसके बाद जुलाई में महंगाई की शरह 9.3% तक 9.3% तक पहुंच गई है। माहिर मौशियात आबिद कयूम सुलहरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सुलहरी साहब। सुलहरी साहब, नए माली साल का पहला महीना खत्म हुआ और स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में महंगाई की शरह 9.3% रही है। ये अंदाजों से जाहिर है बहुत ज़्यादा रही, तो क्या सिर्फ तेल की कीमत बढ़ना ही इसकी वजह है या कुछ और इशूज़ भी रहे हैं? जुलाई की रिपोर्ट हमें 3 चीज़ें बताती है। एक वो चीज़ें जिनकी कीमत में इजाफा हुआ, लेकिन इंशाल्लाह अगले महीने वो वापस आ रही होंगी, जिसमें टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह शामिल है। दूसरा वो जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का ना होने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, आप उसको गवर्नेंस फेलियर कह सकते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। और वो आटे की कीमतों में इजाफा है। गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद आटे की कीमतों में इजाफा इस बात का मज़हर है कि जो स्पोर्ट प्राइस ऑफ़र की गई थी हुकूमत की जानिब से, वो इंटरनेशनल मार्केट से कहीं कम थी। और चूँकि इस दफ़ा गंदम की पैदावार जो है उसमें भी निस्बतन कमी आई, तो हमने देखा कि फौरी तौर पे ये कटाई का सीज़न ख़त्म होते ही एक तो हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत को अपनी रिलीज़ शुरू करना पड़ रही हैं अपने स्टॉक्स में से। दूसरा, इसकी कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं। और तीसरी जो है, जिनका तेल की कीमतों के साथ हद्दोबदल होता है, तो वो जो तेल की कीमतों वाला है वो तो यकीनी तौर पर फ्लक्चुएट करेगा। अगर अगले महीने में आलमी मंडी में कीमतें कम होती हैं तो कम हो जाएगा, वरना ये इसी तरीके से चलेगा। लेकिन आटे की कीमतें जैसे वज़ीर आज़म उस पर एक्शन ले रहे हैं, सारे सूबाई हुकूमतें एक्शन ले रही हैं, तो अगर ये थोड़ी सी अतदाल में आती हैं तो इस माही की अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो 9.3% से यकीनी तौर पे कम होगी। अच्छा सुलहरी साहब, ये भी बता दें कि आने वाले महीनों में क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि महंगाई में कुछ कमी आएगी या ये सब ऐसे ही चलेगा? क्या आपका ख्याल है? मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर पूरी समाही की इन्फ्लेशन हम देखें तो उसमें यकीनन कमी आएगी। ये जो ईद उल अज़हा का फैक्टर था ये निकल जाएगा, तो यकीनी तौर पे आपकी जो घर में टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह की कीमतें हैं ये नीचे आ रही होंगी। जो आटे की कीमतें हैं और गंदम की कीमतें हैं, इंपोर्टेड गंदम आने की वजह से और हुकूमत की रिलीज़ शुरू हो जाने की वजह से जो इस वक्त स्टॉकिस्ट ने डिमांड सप्लाई का जो गैप क्रिएट कर रखा है, उसमें थोड़ी सी आसानी जो है वो मतवक्को है। जो पेट्रोलियम प्राइसेस से रिलेटेड कीमतें बढ़ रही हैं, वो अलबत्ता जब तक पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में सस्ती नहीं होगी वो सस्ती नहीं होगी। लेकिन बाकी जो 2 फैक्टर्स हैं वो होपफुली इससे माही के एंड तक उनमें सूरत हाल का। बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद कयूम सुलहरी हमसे बात कर रहे थे। अब सारी एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने देख ली है, बेहतरी आएगी नहीं आएगी, यू जस्ट हैव टू लेट्स सी क्या होता है। हमजा अली अब्बासी के हाँ एक बेबी बॉय पैदा हुआ है एंड व्हाट इज स्टनिंग पिक्चर, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत मुबारक हो हमजा आपको और आपकी वाइफ को, और व्हाट लवली पिक्चर्स अब्दुल्ला। और इसका नाम है जी मुस्तफ़ा अब्बासी। यस, मुस्तफ़ा अब्बासी माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसको लंबी जिंदगी दे, अच्छा इंसान, नेक मुसलमान बनाए। अच्छा जी, वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो, टेक केयर, सी यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।